नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए जो आपका होने वाला है अपकमिंग मंथ्स में, उसके लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं और उत्तराखंड पीसीएस के लिए हमारे पेड ग्रुप्स भी स्टार्ट हैं। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक, तो हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें कि अशोक ने, सम्राट अशोक की बात हो रही है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका देश में भेजा था, वर्तमान का जो श्रीलंका है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कलिंगा वॉर जो हुआ था उसके बाद अशोक बुद्धिज्म में जो है पूरी तरीके से, एक तरीके से शामिल हुए और उसको स्प्रेड करने का इन्होंने फर्दर जो है कार्य किया। ठीक, तो उसी क्रम में इन्होंने, इनके पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा इनकी पुत्री थी। ठीक है, इनको दोनों को कलेक्टिवली भेजा था श्रीलंका फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, है ना, इसको स्प्रेड किया जा सके। ठीक, तो इसमें डी विकल्प को चुनेंगे, दोनों विकल्प हमारे ठीक हैं। अब नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। ठीक है, जो करेंसी प्रिवेलेंट थी मौर्यन एम्पायर में, एंशिएंट इंडिया में, आप जब मौर्यन हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिवेलेंट था पण, है ना, विकल्प बी करेक्ट होगा। सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे। नेक्स्ट है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, है ना, आया था एक ग्रीक किंग का एम्बेसडर मेगास्थनीज। ठीक है, उसने उस टाइम की जो हिस्ट्री थी उसको कंपाइल किया था इंडिका नामक पुस्तक में। डी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट इज मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, ऐसे करते करते इनका साम्राज्य जो है अंत में आता है। तो लास्ट रूलर था बृहद्रथ, है ना, डी विकल्प जो है ये करेक्ट होगा। और बृहद्रथ को असैसिनेट किया था उसके खुद के जनरल पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और उसी के बाद उसने जो है शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो इसको भी ध्यान रखें आप। देखिए, कलिंगा वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा। वहाँ से ही रेफरेंस है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु यानी कि बौद्धिस्ट मॉन्क से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो कलिंग वॉर के बाद देखेंगे उपगुप्त नाम के जो है ना, मॉन्क है, इनसे प्रभावित हुए। विकल्प सी को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो देखिए, एंशिएंट इंडिया के हिस्ट्री में आप एक बुक पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, जो कि इकोनॉमिक्स की नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक है। ठीक है, इसको जो है संस्कृत भाषा में कंपाइल किया गया था चाणक्य के द्वारा, जिनको आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अब अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की थी, तो उन्हीं के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, वही यहाँ पे पूछा गया था। ठीक, तो इसमें बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कलिंग युद्ध के वर्ष के बारे में हमें आपसे पूछ लिया गया। तो अशोक के शासनकाल में उनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, है ना, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 बीसी में ये कलिंग वॉर जो है, वर्तमान का ओडिशा जो देखते हैं, ये रीजन को कलिंग के नाम से जानते थे, तो ये युद्ध हुआ था। ठीक, और इसकी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। तो अशोक के जो रॉक एडिक्ट्स हैं, तो 13 नंबर जो रॉक एडिक्ट है ना, उससे इस युद्ध के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो विकल्प ए को चुनेंगे। इसमें से कौन सा शासक है, कौन सा व्यक्ति वह है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। तो ये टाइटल को स्वयं अडॉप्ट किया था अशोक ने, है ना। विकल्प सी को चुनेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था। तो ये जो है टीचर थे चाणक्य ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए, मेगास्थनीज को रिप्लेस किया था डायमेकस ने। एम्बेसडर था ये जो है सीरिया का किंग था एंटियोकस I, उसने भेजा था। ठीक है, डायमेकस को किसके इसमें शासनकाल में, तो ये बिंदुसार के में। ठीक, तो विकल्प हम जो है बी को चुनेंगे। अब देखिए, मौर्यन के बाद हम एक और डायनेस्टी फेमस है काफ़ी, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था। तो इसका फाउंडेशन किया था श्रीगुप्त ने। ठीक, विकल्प बी को चुनेंगे। और गुप्त डायनेस्टी का सबसे महानतम शासक कौन रहा, समुद्रगुप्त। ये ध्यान रखेंगे, जिसको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। ठीक,
आगे देखिए, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? तो इसमें देखिए, जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी गुप्ता पीरियड में वो प्राकृत थी, ठीक है। और ऑफिशियल पर्पजेस के लिए एकेडमिक और ये कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स कह लीजिए उसका संबंध में संस्कृत हुआ करती थी। तो डी विकल्प करेक्ट होगा। आगे देखिए, अजंता कलाकृतियों का संबंध जो है वो इसमें से किस पीरियड के जो काल से है? तो डी विकल्प को हम चुनेंगे, गुप्ता पीरियड से संबंधित है। यहाँ पे आप महाराष्ट्र जो वर्तमान का है वहाँ औरंगाबाद ज़िले में देखेंगे अजंता जैसे जो रॉक कट केव्स है ना, पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखिएगा, ये चीज़ें आर्ट एंड कल्चर में भी काफ़ी पूछी जाती हैं आपसे। अब है कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो मध्य प्रदेश में एरण अभिलेख जो पाया गया, ये इसका संबंध है भानुगुप्त के शासनकाल से। इनके बारे में इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। एक पिलर इंस्क्रिप्शन है ये, ठीक। और इसमें चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि लगभग 510 एडी के आसपास की घटनाओं में इसी पिलर इंस्क्रिप्शन से है ना, एरण अभिलेख से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस समय भी जो सती की प्रैक्टिस होती थी ना, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी तो सती की प्रैक्टिस किया करती थी वो, ठीक है। ये सती की प्रैक्टिस आप जानते होंगे, उम्मीद है। अगर जानते हैं तो कमेंट करिए, अगर नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एरण इंस्क्रिप्शन से संबंधित ध्यान रखिएगा। आगे है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज जो है वो कौन सा था? तो इंडियन कल्चर के जो कह लीजिए डेवलपमेंट में एक बड़ा मतलब हर तरीके से प्रोग्रेस हुआ। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों में कई तरह की चीज़ें निर्मित की गई गुप्ता समय काल में, ठीक है। डी विकल्प को चुनेंगे। तो इनसे संबंधित जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट है इनको भी आप जानते रहें, प्लीज़ इसको पढ़िएगा भी। अब है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, ठीक है। तो कविराज की टाइटल को अडॉप्ट किया था समुद्रगुप्त ने। अभी हमने ऊपर भी बताया था आपको कि नेपोलियन को कहा जाता था। वीणा के बहुत अच्छे प्लेयर थे और खुद भी कई सारी कविताएं इन्होंने लिखी है और कई सारे जो पोएट थे उनको आश्रय दिया, है ना। इस वजह से इन्हें जो है कविराज कहा गया, ठीक। सी विकल्प को चुनेंगे। अब देखिए, अभी हमने बात की गुप्त काल के स्थापत्य कला में काफ़ी सारे निर्माण हुए, तो उसी क्रम में इनमें जो मंदिर बने तो उसमें सर्वोत्कृष्ट जो है वो कौन सा रहा? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर, तो ये है दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़। ये उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, बुंदेलखंड रीजन में, वहाँ स्थित है और विष्णु भगवान को मेनली जो है समर्पित है। अमर कोश एक पुस्तक लिखी गई है ना, उसके लेखक थे अमर सिंह। तो ये किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इस पुस्तक के बारे में थोड़ा डिटेल में देखिएगा। माफ़ कीजिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है, ठीक है। लेखक का नाम ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी कई बार पूछा गया है। आगे है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेण किस शासक का दरबारी कवि था? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज जिला है, ठीक है, तो वहाँ स्थित है पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, ये प्रयाग प्रशस्ति नाम से, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। और कंपोजर कौन थे इसके? वही हरिशेण। तो ये दरबारी कवि हैं समुद्रगुप्त के और समुद्रगुप्त से ही संबंधित इसमें इंफॉर्मेशन, एपिग्राफिक जो एविडेंसेस हैं इसको मेंशन किया गया है। संस्कृत में कुल 23 लाइनें इसमें लिखी गई हैं। ये भी एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट्स को। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक बुक रही, जिसमें भगवान शिव के पुत्र जो हुए कार्तिकेय, ठीक है, उनके बारे में ये बुक एक तरीके से लिखी गई थी कालिदास के द्वारा, ठीक। कालिदास से संबंधित जो है अन्य पुस्तकें भी, जैसे पुस्तकें, इनके नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। कुमार संभव आपने देख लिया। अभिज्ञान शाकुंतलम काफ़ी पॉपुलर बुक है, ठीक है। इसके अलावा एक रघुवंश करके पुस्तक इन्होंने लिखी। मेघदूत एक पुस्तक थी। विक्रमो वीरियम करके एक पुस्तक है। और कुमार संभव सबसे इंपॉर्टेंट जो थी, यहाँ पे आपने इसको देख लिया, ठीक है। तो इन बुक्स को ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो किसके शासनकाल में लिखा जाना चाहिए था, यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा कोई नहीं। तो देखिए, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में स्टैब्लिश होती है। इसके फाउंडर कौन थे? जो है 5th सेंचुरी एडी का टाइम पीरियड आप जानते ही हैं कि इसको फाउंड किया गया कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त का एक अन्य नाम भी था जिससे वो पॉपुलर थे, शकारी दित्य कहते थे इनको, हो सके तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपको अभी जस्ट बताया गया, कुमार गुप्त इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक।
आगे देखिए, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था। ठीक है, देखिए जितने भी गुप्ता डायनेस्टी में आप देखते हैं रूलर्स हुए, ठीक है, सबके कुछ ना कुछ टाइटल थे। तो जैसे श्रीगुप्त फाउंडर थे तो उनका टाइटल था आदि राजा या फिर महाराजा। ठीक, तो ऐसे कर करके जो भी आगे चल के हुए, तो समुद्रगुप्त के पुत्र थे, तो समुद्रगुप्त के टाइटल्स हमने आपको बताए थे कि जैसे ये नेपोलियन वगैरह कहा जाता था, या फिर इनको पराक्रमांक एक टाइटल था, ये कहा जाता था। तो उसी क्रम में अब विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, तो इसको चुनेंगे। एक दो टाइटल और थे, वो भी आपको बता देते हैं, जैसे देवगुप्त था, देवराजा, देवश्री, ठीक है, विक्रमांक करके एक था। ठीक है, तो ये सब थे। एक बार इसको चाहे तो पूरी लिस्ट देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। वह प्रथम शासक कौन था जिसने अरब सागर में, है ना, आप ये इंडिया का मैप देखते हैं तो ये इधर का अरेबियन सी का एरिया है। ठीक, तो इसमें भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। तो देखेंगे एंशिएंट इंडिया में चोल डायनेस्टी में राज प्रथम जो है शासक हुए, तो इन्होंने जो है यहाँ पे इस टाइम पीरियड में नेवल जो कह लीजिए सुप्रीमेसी थी, इसको स्टैब्लिश किया। नेक्स्ट है महाबलीपुरम, जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो इंडिया के साउदर्न हिस्से में आप देखेंगे कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट पे, ठीक है, पल्लव जो शासक थे इनका जो है ये रीजन था। तो इन एरिया में, है ना, जो भी कंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे, जो ये टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया और भी अन्य मॉन्यूमेंट्स जो 7th से 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड में बने, ठीक, उन्हीं के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा था। तो ये सारा का सारा आर्किटेक्चर पल्लव शासकों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो हम्पी में आप देखते हैं ना, विरूपाक्ष टेम्पल जो है कर्नाटका में शिव को समर्पित है ये, और निर्माण इसका हुआ जो है चालुक्य शासकों के द्वारा। ठीक, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है पल्लव शासकों की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तो देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, संस्कृत और प्राकृत, है ना, इन दोनों को यूज़ किया जाता था। विकल्प ए और सी दोनों सही होंगे पल्लव शासकों के संबंध में। अब है एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगाबाद से संबंधित एलोरा केव्स को भी देखेंगे, केव टेम्पल्स जो हैं, ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। सी विकल्प को चुनेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन जो है, ए विकल्प को चुनेंगे, इनका दरबारी कवि था बाणभट्ट। एक दो चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बाणभट्ट ने जो है बायोग्राफी लिखी थी हर्षवर्धन नाम से, ठीक है, मतलब हर्षवर्धन की हर्षचरित नाम से, ठीक। और हर्षचरित एक पहली ऐसी हिस्टोरिकल बायोग्राफी थी जिसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। ये 2-3 फैक्ट प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका जो वर्तमान का है उस समय उसको सिंघल कहा जाता था, ठीक। तो इसका शासक कौन था? तो देखिए ये सब चूंकि फैक्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो अगर डिटेल में आप इन चीज़ों को पढ़ें तो बेहतर ही होगा, अगर ना भी पढ़ें तो इसको एज अ फैक्ट प्लीज़ याद किया करिए, ठीक है। इसका पर्पस यही है इस वीडियो सीरीज़ को बनाने का कि ताकि आपको जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और एग्जाम में आपको जो फैक्ट, चूंकि MCQ फॉर्मेट में आपको आंसर सामने लिखा होता है, आपको पहचानना है, ठीक है। तो नाम कम से कम याद रहेंगे तो आप थोड़ा बहुत तो गेस कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है श्रीलंका का रूलर इस टाइम पे मेघवर्मन है, विकल्प हम सी को चुनेंगे। अब देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, ठीक। तो देखिए ये संज्ञा दी गई थी, एक हिस्टोरियन थे A.V. स्मिथ, है ना, विंसेंट स्मिथ, यहाँ पे बी विकल्प में इनके द्वारा दिया गया। और ऐसी संज्ञा समुद्रगुप्त के बारे में क्यों यूज़ की गई या कही गई? क्योंकि ये जो है ग्रेट कॉन्करर माना जाता था इनको, इनकी जो विजय अभियान थे, इनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर का जो एक्सपेंशन रहा, एक लंबा शासनकाल रहा, और इन सब के बारे में इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं, जो भी हमने बात की थी ना उसकी प्रयाग प्रशस्ति की, उससे, ठीक। तो विकल्प बी को ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। इस फैक्ट के बारे में भी हमने शायद ऊपर बात कर ली गई है, कविराज समुद्रगुप्त के बारे में ये कहा गया है। अब इसमें देखिए समुद्रगुप्त के समय साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो गुप्ता रूलर्स में आप देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी में इनकी कैपिटल थी जो वर्तमान बिहार का पटना रीजन है, पाटलिपुत्र, है ना, ये इनकी कैपिटल हुआ करती थी। अब देखें गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गोल्ड कॉइन्स की बात हो रही है। तो गोल्ड कॉइन्स जो है गुप्ता पीरियड में इशू हुए, मतलब मैक्सिमम शासकों के द्वारा। समुद्रगुप्त ने जो है, एक फैक्ट ध्यान रखिएगा,
कुल 8 तरह के गोल्ड सिक्के जारी किए थे, ये भी एक प्रकार का फैक्ट है, ठीक। और जो लेटर और शासक हुए उन्होंने भी सिक्कों को जारी किया गोल्ड के, ठीक। तो इन सिक्कों को कहा जाता था दिनार। इसकी बात भी अभी हमने ऊपर किया है कि प्रयाग प्रशस्ति जो इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयागराज में, उसकी रचना किसने की? हरिसेन ने। आगे देखिए, नारद स्मृति में कुल कितने प्रकार के दासों का वर्णन है, यानी कि स्लेव्स की बात हो रही है, ठीक है। तो एंशियंट टेक्स्ट हमारे जैसे कि मनुस्मृति, नारद स्मृति, है ना, ये सब कुछ एंशियंट टेक्स्ट हैं। इसमें जो कह लीजिए उस समय की सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मनुस्मृति में कुल 7 प्रकार के जो है स्लेव्स के बारे में बताया गया है। नारद स्मृति में बताया गया है कुल 15 टाइप के स्लेव्स के बारे में, ठीक। इसको एज अ फैक्ट दोनों को याद रखिए। इसमें से किस नगर का पुराना नाम महोदय नगर था, ठीक है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कन्नौज जो जिला है, इसके जो एडजेसेंट एरियाज हैं, इसका एक रीजन हुआ करता था, है ना, एंशियंट टाइम्स में महोदय नगर इसका नाम था, और कान निकुब्ज भी कहा जाता था। दोनों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था ये बताना है। तो नॉर्दर्न इंडिया के जो वन ऑफ द कह लीजिए लार्जेस्ट एम्पायर के रूलर हुए हर्षवर्धन। इनका जन्म हुआ 590 एडी में। अब देखें, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो मुस्लिम शासन के क्रम में दिल्ली के रीजन में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया, है ना। स्लेव डायनेस्टी सबसे पहली थी, तो वहीं से दिल्ली सल्तनत का जो है कह लीजिए समयकाल माना जाता है। तो सबसे पहले मेन रूलर, तो मतलब जो मेन स्थापना करता कह लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 ईडी में। लेकिन फिर रियल फाउंडर माना जाता है इल्तुतमिश को इसके बाद, है ना, 1211 के टाइम पीरियड से, ठीक। तो सी विकल्प को चुनेंगे, है ना। तो पहले स्लेव डायनेस्टी आती है ना, फिर खिलजी आते हैं, फिर तुगलक, फिर सैयद, और फिर लास्ट में लोधी, ठीक। तो ये 5 डायनेस्टीज के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने स्वयं को नासिर अमीर उल मुमनिन, है ना, ये टाइटल है, ये घोषित किया। तो अराउंड 1229 एडी के आसपास इल्तुतमिश जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया मुस्लिम सुल्तान ऑफ इंडिया बगदाद के खलीफा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये टाइटल को इसने अडॉप्ट किया था, ठीक। सी विकल्प को चुनेंगे। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत से पहले ये जो फॉरेन इन्वेजन से स्टार्ट हुए, है ना, मोहम्मद गोरी, गजनवी, ये सब के जो बारे में आप पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो ये फर्स्ट हुआ था इन दोनों के मध्य जो है अराउंड 1191 एडी में, ठीक। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। इसके बाद सेकंड हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 1992 में। तो ये 2 मेन जो है तराइन के बैटल हैं, इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डी को चुनेंगे। अब है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, ठीक है। तो ये आपने देखा अभी ऊपर की जो मोहम्मद गोरी वगैरह आए, तो मोहम्मद गोरी का ही स्लेव था जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसके द्वारा जो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ, है ना, बट दिल्ली के रीजन में, बट जो पहली बार प्रॉपर कैपिटल जो कह लीजिए बनाई गई, है ना, ये था इल्तुतमिश, ठीक। इसके द्वारा डी को चुनेंगे। आगे देखिए, चंगेज खान किसके समय में भारत की सीमा में प्रवेश किया? तो फॉरेन इन्वेजन्स जो है दिल्ली सल्तनत में भी मंगोलों के हुए, ठीक है। मंगोलों को लीड जो ये मंगोलिया है वर्तमान का, जो आप मैप में देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ के रीजन के ये सब इन्वेडर्स थे, तो इनको लीड करता था चंगेज खान। तो इन्होंने सबसे पहले जो यहाँ पे इंडियन बॉर्डर्स में एंटर किया और जो अटैक वगैरह किए, इल्तुतमिश का शासनकाल था, ठीक। दिल्ली सल्तनत में बी विकल्प को चुनेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अपनी फीडबैक हमको बताएं प्लीज़। और जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और जो भी हमने डायनेस्टीज़ या फिर आर्किटेक्चर या फिर जो और भी पिलर इंस्क्रिप्शंस वगैरह की बात की है उसको प्लीज़ डिटेल में पढ़िए, ठीक है। हम इन सब बातों के साथ यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।